नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मेड जी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में और जीएसटी की कुछ मूलभूत चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे जो कि एक आम व्यक्ति के मन में आती हैं। और आपको पता होना चाहिए कि एक आईएएस बनने के लिए, सिविल सर्वेंट बनने के लिए एक धारणा होनी चाहिए आपके अंदर, वो होनी चाहिए आम व्यक्ति वाली। एकेडमिक रूप से आप कितने भी सक्षम हो, वो इम्पोर्टेंट मायने नहीं रखता है। सिविल सर्विसेज के लिए केवल और केवल मायने रखता है कि आम धारणा आपकी कैसी है। तो उसी धारणा को एक तरह से क्लियर करेंगे जीएसटी को लेकर हम बात करेंगे इसमें। तो जैसा कि सबके मन में क्वेश्चन आता है, जो आम व्यक्ति भी अगर जैसे सुन रहे हैं कि जीएसटी है क्या यार, और यह किस प्रकार काम करता है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ऐसे ही प्रश्न इसमें आएंगे और उसके उत्तर भी आएंगे। थोड़ा लंबा जाएगा वीडियो, आप देख लीजिएगा पूरा, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। जैसा कि आपको पता है 1 जुलाई से लागू हो रहा है जीएसटी, तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो जीएसटी पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत को एकीकृत साझा बाजार बना देगा, यानी एक ही बाजार के रूप में तब्दील कर देगा। जीएसटी विनिर्माताओं से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक एकल कर है। प्रत्येक चरण पर भुगतान किए गए इनपुट करों का लाभ मूल्य संवर्धन के बाद के चरण में उपलब्ध होगा। यानी कि सबसे बाद में मूल्य संवर्धन होने के बाद में अंतिम चरण पे एक तरह से ये लागू होगा, जो प्रत्येक चरण में मूल्य संवर्धन पर जीएसटी को आवश्यक रूप से एक कर बना देता है। अंतिम उपभोक्ताओं को इस प्रकार आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम डीलर द्वारा लगाया गया जीएसटी ही वहन करना होगा। इससे पिछले चरणों के सभी मुनाफे समाप्त हो जाएंगे। तो आपके मन में दूसरा जो क्वेश्चन उठता होगा कि जीएसटी क्या लाभ क्या है। अब ये तो पता पड़ गया कि जीएसटी है क्या, एकल कर है, लेकिन ये इसके लाभ क्या हैं। लाभ तो इम्पोर्टेंट है ही है, जो आम व्यक्ति को जानना भी जरूरी है। तो वो है आपके जीएसटी के लाभों को संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है। जैसे पहला क्या है, व्यापार उद्योग के लिए क्या क्या चीजें हैं। आसान अनुपालन, एक मजबूत और व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली भारत में जीएसटी व्यवस्था की नींव होगी। इसलिए पंजीकरण, रिटर्न, भुगतान आदि जैसी सभी कर भुगतान सेवाएं करदाताओं को ऑनलाइन उपलब्ध होंगी, जिससे इसका अनुपालन बहुत सरल और पारदर्शी हो जाएगा। यानी कि इसका जो अनुपालन होगा जीएसटी एक तरह से भरने के लिए, रिटर्न भरने के लिए बहुत ही आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन सुविधा पूर्ण रूप से उपलब्ध होगी। दूसरा है कर दरों और संरचनाओं की एक रूपता, यानी कर की और संरचना जो होंगी और दर होगी कर की, वो एक एक रूप से समान होंगी। जीएसटी यह सुनिश्चित करेगा कि अप्रत्यक्ष कर दरें और ढांचे पूरे देश में एक समान रहें, जिससे इससे निश्चिंतता में तो बढ़ोतरी होगी ही, व्यापार करना भी आसान हो जाएगा। दूसरे शब्दों में जीएसटी में व्यापार के कामकाज को कर तटस्थ बना देगा। फिर चाहे व्यापार करने की जगह का चुनाव कहीं भी जाए, चुना कहीं भी जाए, ये चुनाव नहीं चुना है। तीसरा है करों पर कराधान की समाप्ति। तो कैसे समाप्ति होगी, मूल श्रृंखला और समस्त राज्यों की सीमाओं से बाहर टैक्स क्रेडिट की सुचारू प्रणाली से यह सुनिश्चित होगा कि करों पर कम से कम कराधान हो। यानी करों पर जो ऊपर जो कर लगता है वो कम से कम लगे। जैसे होता है ना शेष और उपकर, ये जो लगते हैं वो कम हो। इससे व्यापार करने में आने वाली छुपी हुई लागत कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा। व्यापार करने में लेन देन लागत घटने से व्यापार और उद्योग के लिए प्रतिस्पर्धा में सुधार को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है विनिर्माताओं और निर्यातकों को लाभ मिलेगा। इससे कैसे मिलेगा, जीएसटी में केंद्र और राज्यों के कर दरों के शामिल होने और इनपुट वस्तुओं और सेवाएं पूर्ण और व्यापक रूप से समाहित होने और केंद्रीय बिक्री कर चरणबद्ध रूप से बाहर हो जाने से स्थानीय रूप से निर्मित वस्तुओं और सेवाओं की लागत कम हो जाएगी। इससे भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाली प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी होगी और वहीं भारतीय निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा।
पूरे देश में कर दरों और प्रक्रियाओं की एक रूपता से अनुपालन लागत घटाने में लंबा रास्ता तय करना होगा। नेक्स्ट जो लाभ है वो है केंद्र और राज्य सरकारों के लिए क्या लाभ है। तो ये लाभ है सबसे पहला, सरल और आसान प्रशासन। केंद्र और राज्य स्तर पर बहुआयामी अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी लागू करके हटाया जा रहा है। यानी एक ही लागू कर दिया जाएगा, अप्रत्यक्ष कर सब हट जाएंगे। अभी हम देखेंगे कौन कौन से अप्रत्यक्ष कर राज्य से हटे हैं और कौन कौन से केंद्र से हटे हैं, तो ये भी देखेंगे अभी। मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली पर आधारित जीएसटी केंद्र और राज्य दोनों सभी अभी तक लगाए गए सभी अन्य प्रत्यक्ष करों की तुलना में प्रशासनिक नजरिए से बहुत सरल और आसान होंगे। आप केवल जो है ध्यान में रखिएगा, केवल इनको नोट करते जाइएगा, हेडिंग हेडिंग जो है, और ये चीज़ें तो आप अपने से ही भी बना सकते हैं सिंप्लीफाई थोड़ा सा करने के लिए, क्योंकि भूल जाते हैं, इस वजह से मैंने ये यहाँ पर ले लिया है जो चीज़ बतानी होती है। कदाचार पर बेहतर नियंत्रण। तो मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे के कारण जीएसटी से बेहतर कर अनुपालन परिणाम प्राप्त होंगे। मूल्य संवर्धन की श्रृंखला में एक चरण से दूसरे चरण में इनपुट पर क्रेडिट कर सुगम हस्तांतरण जीएसटी के रूप में एक अंतर्निर्मित तंत्र है, जिससे व्यापारियों को कर अनुपालन में प्रोत्साहन दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अधिक राजस्व निपुणता। यानी अधिक राजस्व की एक तरह से क्या होगी, प्राप्ति होगी। कैसे होगी, जीएसटी से सरकार के कर राजस्व की वसूली लागत में कमी आने की उम्मीद है, क्योंकि फिजिकली जो होता था वर्क वो कम हो जाएगा, ऑनलाइन हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इस वजह से क्या होगा, निपुणता आ जाएगी। इसलिए इससे उच्च राजस्व निपुणता को बढ़ावा मिलेगा। और उपभोक्ताओं के लिए, ये तो हो गया राज्य के लिए अभी जितने पॉइंट बात करें। अब उपभोक्ताओं को, जैसे हम लोग हैं तो हमें क्या लाभ होगा, तो पहला पॉइंट यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये उपभोक्ताओं वाले, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के अनुपाती एकल और पारदर्शी कर। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए बहुल अप्रत्यक्ष करों या मूल्य संवर्धन के प्रगामी चरणों में उपलब्ध गैर इनपुट कर क्रेडिट के कारण आज देश में अनेक छिपे करों से अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की लागत पर प्रभाव पड़ता है। जीएसटी के अधीन विनिर्माता से लेकर उपभोक्ताओं तक केवल एक ही कर लगेगा, जिससे अंतिम उपभोक्ताओं पर लगने वाले करों में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। यानी कोई छुपा हुआ कर नहीं होगा जो मांग सके, लास्ट में कर देना है आपको एक, तो इस वजह से उपभोक्ताओं को डायरेक्टली फायदा हो रहा है। समग्र कर भार में राहत। निपुणता बढ़ने और कदाचार पर रोक लगने के कारण अधिकांश उपभोक्ता वस्तुओं पर समग्र कर भार कम होगा, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। अब नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है केंद्र और राज्य स्तर पर कौन से करों को जीएसटी में शामिल किया जा रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं केंद्रीय स्तर पर कौन कौन से कर शामिल किए जा रहे हैं। तो पहला है केंद्रीय उत्पाद कर, उत्पाद शुल्क। दूसरा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क। तीसरा सेवा कर। चौथा अतिरिक्त सीमा शुल्क, आमतौर पर जिसे काउंटर वेलिंग ड्यूटी के रूप में जाना जाता है, और सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क। तो ये कर जो है केंद्र सरकार के एक तरह से अप्रत्यक्ष कर थे, जिन्हें हटा के अब जीएसटी में तब्दील कर दिया जा रहा है। अब देख लेते हैं राज्य स्तर पर निम्न करों को शामिल किया जा रहा है। पहला कौन सा है, राज्य मूल्य संवर्धन कर, जिसे बिक्री कर भी बोल देते हैं। दूसरा मनोरंजन कर, स्थानीय निकायों द्वारा लागू करों को छोड़कर, यानी स्थानीय निकाय जो लागू करेंगी वो जीएसटी के अंतर्गत शामिल नहीं होंगे। ये फैक्ट के रूप में आप ध्यान में रखें। केंद्रीय बिक्री कर, केंद्र द्वारा लागू और राज्य सरकारों द्वारा वसूले किए जाने वाले जो केंद्रीय बिक्री कर हैं वो जीएसटी में शामिल हो जाएंगे। चुंगी कर, प्रवेश कर, ये जीएसटी में शामिल हो जाएंगे। खरीद कर, विलासिता कर, और लॉटरी सट्टा जुआ पर कर। मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, जो लॉटरी सट्टा और जुआ जो होते हैं वो एक तरह से राज्य सरकार के अधीन एक तरह से रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन इसे निजी कंपनियां चलाती हैं, तो ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा। तो ये जो कर हैं ये आपके राज्य स्तर के कर हैं, अप्रत्यक्ष कर, जो कि जीएसटी में अब तब्दील हो जाएंगे, यानी ये सारे समाप्त हो जाएंगे, हमें सुनने को नहीं मिला करेंगे अब ये।
महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि जीएसटी की शुरुआत एक तरह से कहाँ से हुई और कितना समय लगा भारत में आते-आते। जैसा कि आपको पता है 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके थोड़ा इतिहास के बारे में भी हल्का-सा जान लेना चाहिए। तो देश में जीएसटी को 13 वर्ष लंबी यात्रा के बाद पेश किया जा रहा है, क्योंकि अप्रत्यक्ष करों पर गठित केलकर कार्यबल यानी केलकर समिति की रिपोर्ट में सर्वप्रथम इसके बारे में विचार विमर्श किया गया था। भारत में जीएसटी की शुरुआत करने के प्रस्ताव पर प्रमुख मील के पत्थरों को दर्शाने वाला कालक्रम संक्षिप्त रूप से इस प्रकार है। तो पहला जो है वो क्या है, 2003 में प्रत्यक्ष कर पर केलकर कार्यबल ने वैट सिद्धांत पर आधारित एक व्यापक वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का सुझाव दिया था। सबसे पहले कब दिया था? 2003 में केलकर कार्यबल के द्वारा। दूसरा स्टेप जो है, सबसे पहले वित्त वर्ष 2006-07 के बजट भाषण में 1 अप्रैल 2010 से राष्ट्रीय स्तर पर वस्तु एवं सेवा कर लागू करने का प्रस्ताव किया गया था। सबसे पहले बजट जो था 2006-07 का, उसमें भाषण दिया गया था कि 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हो जाएगा, लेकिन लागू नहीं हो सका था कुछ कारणों से। तीसरा स्टेप है वो क्या था, क्योंकि प्रस्ताव में न केवल केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले अप्रत्यक्ष करों बल्कि राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों में भी सुधार और पुनर्गठन करना शामिल है। इसलिए जीएसटी लागू करने का डिजाइन और रोड मैप तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति को सौंप दी गई थी। डी यानी चौथा जो स्टेप है वो क्या था, भारत सरकार और राज्यों से प्राप्त सुझावों के आधार पर इस अधिकार प्राप्त समिति ने नवंबर 2009 में वस्तु एवं सेवा कर पर अपना विचार विमर्श पत्र जारी किया। तो जो पांचवा जो स्टेप है वो क्या था, जीएसटी से संबंधित कार्य को लागू आगे बढ़ाने के क्रम में केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार के अधिकारियों को शामिल करके एक संयुक्त कार्य समूह का सितंबर 2009 में गठन किया गया था। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये पॉइंट, लेकिन एक अब हम इतिहास देख रहे हैं तो ये चीज़ें थोड़ा सा अगर दिमाग में रहें तो हमारे दिमाग में एक सीक्वेंस बन जाएगा कैसे कैसे जीएसटी को एक तरह से इतिहास रहा है। तो जो नेक्स्ट जो पॉइंट है जीएसटी का वो है, जीएसटी लागू करने में सक्षमता के लिए संविधान संशोधन के लिए संविधान संशोधन 155वां जो संशोधन था विधेयक मार्च 2011 में लोकसभा में पेश किया गया था। निर्धारित प्रक्रिया के साथ विधेयक को जांच और रिपोर्ट के लिए संसद की स्थायी समिति वित्त समिति के पास भेजा गया था। तो नेक्स्ट स्टेप था वो है, इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री और राज्य वित्त मंत्री की अधिकार प्राप्त समिति के मध्य 8 नवंबर 2012 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में भारत सरकार राज्य सरकारों के अधिकारियों और अधिकार प्राप्त समिति को शामिल करके जीएसटी स्वरूप पर समिति का गठन किया गया था। तो नेक्स्ट स्टेप क्या था, इस समिति ने जीएसटी स्वरूप और संविधान 155वें संशोधन विधेयक के बारे में विस्तृत विचार विमर्श किया और जनवरी 2013 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इस रिपोर्ट के आधार पर अधिकार प्राप्त समिति ने, जो भी समिति का गठन हुआ था वही समिति है ये, अधिकार प्राप्त समिति ने जनवरी 2013 में भुवनेश्वर में आयोजित अपनी बैठक में संविधान संशोधन विधेयक में कुछ परिवर्तनों की सिफारिश कर दी। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, अधिकार प्राप्त समिति ने अपनी भुवनेश्वर में आयोजित बैठक में जीएसटी के विभिन्न पहलुओं और विचार विमर्श करने और अपनी रिपोर्ट देने के लिए अधिकारियों की 3 समितियों का निम्न प्रकार गठन करने का निर्णय किया। तो वो क्या प्रकार थे, पहला, आपूर्ति नियमों के स्थान पर राजस्व तटस्थ दरों पर समिति का गठन हुआ था, गठन करना। और दूसरा स्टेप, दोहरे नियंत्रण सीमा और छूट पर समिति। तीसरा, आयात पर आईजीएसटी और जीएसटी के लिए समिति। नेक्स्ट स्टेप, संसदीय स्थायी समिति ने अगस्त 2013 में अपनी रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत की। अधिकार प्राप्त समिति और संसदीय स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों की मंत्रालय ने विधायी विभाग के परामर्श में जांच की। अधिकार प्राप्त समिति को संसदीय स्थायी समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया और मसौदा संशोधन विधेयक को उचित रूप से संशोधित किया गया और प्रारूप
संशोधन विधेयक सही तरीके से संशोधित किया गया। जो हम नेक्स्ट स्टेप देख रहे थे उनसे आगे जो के स्टेप ये मान के चलिए, वो क्या था, इतिहास देख रहे थे ना अभी हम, तो उसी का स्टेप है ये अगला। उपरोक्त परिवर्तनों सहित अंतिम प्रारूप संविधान संशोधन विधेयक सितंबर 2013 में अधिकार प्राप्त समिति के पास विचार के लिए भेजा गया। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ इतिहास का, राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति ने नवंबर 2013 में शिलोंग में अपनी बैठक के बाद विधेयक पर कुछ सिफारिशें की। अधिकार प्राप्त समिति की कुछ सिफारिशें प्रारूप संविधान संशोधन जो विधेयक था में शामिल कर ली गई और संशोधित प्रारूप मार्च 2014 में अधिकार प्राप्त समिति के विचार के लिए भेजा गया। नेक्स्ट क्या हुआ, जीएसटी लागू करने के लिए लोकसभा में मार्च 2011 में जो 115वां संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। 15वीं लोकसभा भंग होने से यह विधेयक स्वतः ही समाप्त हो गया। तो जो नेक्स्ट स्टेप हुआ वो क्या हुआ, जून 2015 में नई सरकार की स्वीकृति के बाद प्रारूप संविधान संशोधन विधेयक अधिकार प्राप्त समिति को भेजा गया। नेक्स्ट स्टेप जो हुआ वो विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर उच्च अधिकार प्राप्त समिति के साथ बनी समिति के आधार पर मंत्रिमंडल ने इसे 17/12/2014 को देश में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू करने के लिए आवश्यक संशोधन के लिए विधेयक प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और 19/12/2014 को विधेयक लोकसभा में पेश किया गया और सदन ने इसे 6/5/2015 को पारित कर दिया गया। ये लोकसभा में पारित हुआ था सबसे पहले, फिर इसे राज्यसभा की प्रवर समिति को भेजा गया। समिति ने 22/7/2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो ये था इसका संक्षिप्त सा इतिहास और इसके बाद की घटनाएं जो राज्यसभा ने पास किया और ये सारी तो आपको पता ही है। अब जान लेते हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत में जीएसटी का प्रशासनिक स्वरूप कैसा होगा, यानी जीएसटी के अंतर्गत क्या क्या चीजें होंगी, तो उससे संबंधित है ये। तो भारत के संघीय ढांचे को ध्यान में रखते हुए जीएसटी के दो घटक होंगे। पहला क्या होगा, केंद्रीय जीएसटी यानी जैसे सीजीएसटी बोला जाएगा, और दूसरा होगा एसजीएसटी जिसे राज्य जीएसटी होगा। केंद्र और राज्य दोनों एक साथ मूल्य श्रृंखला पर वस्तु और सेवा कर जीएसटी लगाएंगे, ये दोनों ही लगाएंगे केंद्र और राज्य। सामानों की प्रत्येक सप्लाई और सेवाओं पर टैक्स लगाया जाएगा। केंद्र अपना केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर जिसे सीजीएसटी बोला जाता है लगाएगा और कर संग्रहण करेगा और राज्य अपने राज्य के अंदर सभी कारोबार पर राज्य वस्तु और सेवा कर यानी कि एसजीएसटी लगाएंगे। सीजीएसटी यानी केंद्र का जो जीएसटी है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट से हर चरण में आउटपुट पर सीजीएसटी देनदारी चुकाई जाएगी। इसी तरह इनपुट पर अदा किए गए एसजीएसटी यानी कि राज्य का जो जीएसटी है से आउटपुट पर एसजीएसटी को अदा किया जाएगा। क्रेडिट के आड़े तिरछे अतिरिक्त उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो वो हमने मॉडल देख लिया कि आईजीएसटी सीजीएसटी क्या है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु और सेवाओं से संबंधित एक विशेष कारोबार पर एक साथ जीएसटी यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स कैसे लगाया जाएगा। तो ये ऐसे लगाया जाएगा, केंद्रीय जो जीएसटी होगा और राज्य जीएसटी एक साथ प्रत्येक वस्तु और सेवा सप्लाई कारोबार पर लगाया जाएगा, लेकिन उन वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर जो जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। और ये चीजें तो आप न्यूज़पेपर में आ ही रही हैं कि कौन सी बाहर है कौन सी एक तरह से अंदर है। तो जो मूल जो चीजें हैं खाने पीने की जो खुले बाजारों में बेचती हैं तो वो इससे बाहर ही है जीएसटी से। और भी थोड़ी सी चीजें जिन्हें आप न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं। और वैसे कारोबार को छोड़कर जो न्यूनतम सीमा से कम हो, दोनों टैक्स समान कीमत या मूल्य पर लगेगा, समान कीमत और मूल्य पर लगेगा, जबकि राज्य के वैट में वस्तु के मूल्य पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहित टैक्स लगाया जाता है। एक राज्य के अंदर दोहरे जीएसटी मॉडल के कार्य करने के बारे में ये एक फोटो है उसमें दिया गया है, मैं दिखा दूंगा आपको। अब जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देख लेते हैं, जीएसटी के अंतर्गत आयात पर टैक्स किस तरह लगेगा। तो आयात पर टैक्स इस तरह से लगेगा, आयात पर अभी लगने
वाला अतिरिक्त उत्पाद शुल्क या सीबीडी और विशेष अतिरिक्त शुल्क या एसएडी जीएसटी में समाहित हो जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 269 ए की व्याख्या के अनुसार भारत के भूभाग में सभी प्रकार के आयात पर आईजीएसटी लगेगा। वर्तमान व्यवस्था से विभिन्न आयातित वस्तु पर उपभोग करने वाले राज्य आयातित वस्तुओं पर आईजीएसटी भुगतान में से अधिक हिस्सा प्राप्त करेगा। और ये संविधान संशोधन जो विधेयक था वो 122वां था। 2014 में प्रमुख विशेषता जो थी वो दी गई हैं इधर, तो ये काफ़ी लंबा है और बाकी का मैं पूरा का पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में इसे प्रोवाइड करा रहा हूँ, वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, पीडीएफ फॉर्मेट में करा दिया है। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक सब्सक्राइब कर लें। तो देखते रहें एग्जाम मेड जी। धन्यवाद।